आइए कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की इस सीरीज़ को। इससे पहले हमने एक्ट ऑफ 1773 करा है और उसके बाद के एक्ट्स किए हैं। आज हम करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, भारत में जो कंपनी का व्यापार का एक मोनोपोली चल रही थी, एकाधिकार चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। तो जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था कि आप जाइए इंडिया में और वहाँ पे ट्रेड करिए, तो उस समय ये चार्टर सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया था। यानी कि अगर दूसरी कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती थी और ट्रेड करना चाहती थी तो उसके पास में ये अधिकार नहीं था, बाकी कंपनीज नहीं आ सकती थी। अगर किसी ऑफिशियल को इंडिया में ट्रेड करना था तो उस ऑफिसर को ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बनना पड़ता था और फिर इंडिया में आके ट्रेड करने को मिलता था। तो ये मोनोपोली हो गई थी। अब 1600 से 1800 लगभग से आते आते लगभग 200 साल का समय हुआ और तब जाके ये बदलाव किया गया। इतने समय तक सिर्फ जितने भी फ़ायदे हुए वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही उठाए, जितनी भी टेरिटरीज गेन करी थी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो 1813 में जो चार्टर आया उसमें इस मोनोपोली को, एकाधिकार जो हो गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ख़त्म कर दिया गया था। यानी अब भारत में व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया गया। कोई भी ब्रिटिश व्यापारी था तो वो डायरेक्टली आकर के यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं थी। और अदर कोई दूसरी कंपनी है तो वो भी आकर इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, प्राइवेट ट्रेड कर सकती थी। लेकिन चाय का जो ट्रेड था, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो भी व्यापार कंपनी का चल रहा था उसका एकाधिकार की उनको अनुमति थी। वहाँ पे उनकी मोनोपोली ऑफ ट्रेड को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था, वो कंटिन्यू थी। कहाँ कहाँ पर? इंडिया में जो चाय का ट्रेड करते थे और जो भी चीन के साथ में उनका ट्रेड चल रहा था, तो उसमें मोनोपोली अभी भी इनकी कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन आगे जाके वो भी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। तो वो लगातार थोड़ा ना थोड़ा करके करते जा रहे थे। जितनी भी कंपनी ने क्षेत्र भारत में अपने हथियार रखे थे उनको इन्होंने कंपनी बना करके ये बोला था कि अब ये ब्रिटिश क्राउन की यहाँ पे सुप्रीमेसी है, ये ब्रिटिश पोजीशंस हैं। तो पहली बार तो ये 1773 में नहीं, नॉट 1773, ब्रिटिश पोजीशन वाली बात कही गई थी 1784 के एक्ट में कही गई थी। पिट्स इंडिया, जो पिट्स इंडिया था ना, उसमें पहली बार ब्रिटिश पोजीशन वर्ड यूज़ किया गया था इंडिया की टेरिटरीज़ के लिए। और उसके बाद में इसको बढ़ाते ही गए थे, वो सेंट्रलाइजेशन भी वो बढ़ाते ही गए थे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ थी कि जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी उनको इंडिया में आने की अनुमति दी गई थी। क्या था कि आप आइए, धर्म के बारे में फैलाइए, बातें फैलाइए, ठीक है। ये सब इनलाइटनमेंट उसको कहते थे, प्रबुद्ध इनलाइटनमेंट कहते थे, पर मकसद कुछ और ही रहता था। फिर इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रसार के प्रावधान किया था, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1813 के चार्टर के थ्रू, ठीक। फिर इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया था। वे करों का भुगतान न करने के लिए व्यक्ति को दंडित भी कर सकते थे। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट को, वहाँ पे जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसने टैक्स वसूलने की अनुमति भी दी थी इस चार्टर के थ्रू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर मान लो आता है कि लोकल गवर्नमेंट को टैक्स वसूलने की अनुमति किस चार्टर के थ्रू मिली थी, तो 1813 हो जाएगा। फिर इस अधिनियम ने भारत साहित्य के पुनर्जन्म और विज्ञान की उन्नति के साथ साथ भारतीयों को के ही नियंत्रण में उनकी शिक्षा हेतु अधिक जिम्मेदारी के लिए वित्तीय अनुदान की मांग की थी कि भाई हमें कुछ पैसा दो ताकि हम भारत साहित्य का पुनर्जन्म और विज्ञान में उन्नति करें, ठीक है। ये सारी सिर्फ पैसे मांगने के उनके तरीके थे, असल में तो कुछ ज़्यादा किया नहीं गया था। हालांकि एक फैक्ट है इसमें कि 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। 1813 के हिसाब से 1 लाख रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये 1 लाख रुपए की कीमत मांगी गई थी। फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया था इंडियन लिटरेचर के लिए, एडवांसमेंट ऑफ साइंस के लिए। तो ये हो गया 1813 के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं। अब जो भी देखो यहाँ पे चार्टर आया 1813 में आए, तो इसको 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करने का आदेश होता था, उसमें ऑर्डर होता था कि इसको 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो इसको भी 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू किया गया। और फिर 20 ईयर्स के बाद में 1833 में नया वो आया, नया चार्टर आया। ये क्या था? इसमें एक बात बोली जाती है कि पहले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानून जो भी होते थे उनको रेगुलेशन कहा जाता, विनियम कहा जाता था। जबकि इसमें जितने भी अधिनियम बनाए गए थे उन्हें एक्ट अधिनियम कहा जाता था, जो भी कानून बनाए जाते थे, ठीक है। मान लो कोई
यहाँ पे चार्टर में बात बोली गई, उससे रिलेटेड एक लॉ बनाया गया। तो पहले उसे लॉ एक्ट नहीं कहा जाता था, उसे रेगुलेशन कहा जाता था, रेगुलेशन। लेकिन अब उसको एक्ट का नाम दिया गया था। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में कंपनी के क्षेत्र के कब्जे के लिए इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। हालांकि चीन और चाय के साथ व्यापार का कंपनी का एकाधिकरण समाप्त हो गया था। तो जो 1813 में मोनोपोली इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, जो चाय और चाइना के साथ में व्यापार था, उसकी मोनोपोली जो मेंटेन की गई थी उस टाइम पे, इसको ख़त्म कर दिया गया था 1833 में, 1833 में उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पे आगे बिल्कुल समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है उसका। हाँ, लिखित रूप में समाप्त होती है, लेकिन जो उसके ऑफिसर्स थे उनको ही अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था, उनको ही अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी यहाँ पे। और नाम के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब उनके टर्म्स को बदल के, उनके नाम को बदल करके यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वही ऑफिसर्स इंडिया में अभी भी कब्जा जमाए हुए थे। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन असल बात तो यही थी। उसके बाद में है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ऐसी पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसे ब्रिटिश के कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के पूर्ण नियंत्रण था। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो 1773 में बना था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ, उस डेजिग्नेशन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। पूरे इंडिया को समेट लिया गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर, कि जितने भी पोजीशंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब पहले तो वो ब्रिटिश क्राउन के पोजीशंस हो गए हैं, और साथ ही साथ पूरे इंडिया में ये एक अपना कब्जा जताने के लिए इस चार्टर में ये बात कही गई कि अब तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। और ऐसा पहला व्यक्ति जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया था वो विलियम बेंटिक थे। कौन? विलियम बेंटिक। एक एडिशनल चीज़ बता दूँ, ये वही समय था जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम जारी की थी, और ये विलियम बेंटिक उस टाइम पे थे, और इन्होंने उनको सपोर्ट किया था, राजा राम मोहन रॉय को। 1833 के आसपास की बात है। फिर उसके बाद है 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली स्पर्धा की प्रणाली शुरू की थी। तो ओके, हाँ, 1833 की बात हो रही है कि एक ओपन कंपटीशन शुरू किया गया था। किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। और ये एक प्रयास था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1833 में कि एक ओपन कंपटीशन किया जाए जिसमें सारे ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडियन भी होने चाहिए उसमें। और कहा गया था कि भारत को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि निर्देशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को नकार दिया गया था। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ओपन कॉम्पिटिशन वाली बात 1833 में कही तो गई थी, लेकिन असल में इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए गए थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया था कि अपोज करा था कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा, कोई ओपन कंपटीशन नहीं होगा। फिर सेंट्रलाइज करने की दिशा में ये अंतिम कदम था। ठीक है, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन दी गई। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्लस मद्रास, इनको उसका सबॉर्डिनेट बना दिया गया था, अधीन बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया उसको। तो ये सेंट्रलाइजेशन की पावर जो एक दिशा चल रही थी, उसमें ये अंतिम कदम था। ये जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा था सारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसमें बिल्कुल ये चरम सीमा में पहुँच गया, अंतिम कदम था बिल्कुल, यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया था। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि फिर उन्होंने कुछ कदम ऐसे भी उठाए थे जिससे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े थे, जो कि लास्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तक पहुंची थी बात 1935 में। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी पीक पे था सेंट्रलाइजेशन। इसे भारत के लिए एक केंद्रीय विधायिका की शुरुआत की गई, क्योंकि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल गवर्नर्स को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था। अब गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे के पास में उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना, कि वो कोई लॉ बना सकते थे, वो भी नहीं बची थी, वो भी छीन ली गई थी इस चार्टर के थ्रू। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उनकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जो भी उसकी
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया पहली चीज़ तो। फिर उसके बाद में उसकी जो भी काउंसिल्स होती थी, ठीक है, उनको इंडियन गवर्नमेंट नाम दे दिया गया। तो ये पूरा रूल दिखाने के लिए वो टर्मिनोलॉजी भी ऐसी ही इस्तेमाल होने लगी कि अब तो बिल्कुल ये सारा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है, सारे ऑफिशियल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, सिर्फ जनता भारत की है, नियम भी उन्हीं के हैं, अधिनियम भी उन्हीं के हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो कि 4th मेंबर होता था, उसको सम्मिलित किया गया था। और सर्वप्रथम मैकले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कानूनी सदस्य मतलब लॉ मेंबर। या फिर कोई लीगल एक्सपर्ट। फिर लॉ कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, कि कंसोलिडेट किया जाए इंडियन लॉज को यहाँ पे। फिर इसमें बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य मैकले को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी। तो आप जानते हैं कि लॉ मेंबर, जो फर्स्ट लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में जिसको ऐड किया गया था, वो मैकले था, ठीक है। अब 1909 में जाकर के हम देखेंगे किसी इंडियन को भी ये मौका मिलेगा।